मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आई एम डॉक्टर मोहम्मद इब्रार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, राम लखन सिंह यादव कॉलेज, रांची। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर में हम लोग सेमेस्टर 1 का जो कोर पेपर है C1 C++, उस पर हम लोग आज बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था C के जो बेसिक कंसेप्ट थे हमने देखा, और C का ब्रीफ हिस्ट्री हमने जाना। आज हम लोग उसी के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे C का जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर है, C को प्रोग्रामिंग कैसे लिखते हैं, कौन सा कोडिंग कहाँ होगा, इसके बाद कौन सा कोडिंग होगा, ये सारी चीज़ों को आज हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि C का जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर है उसको पहले हम समझ लें। ठीक है ना, C का जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर है उसको हम पहले समझें कि C के जो एडिटर होंगे या किसी भी एडिटर में जब हम C के प्रोग्राम को लिखेंगे उस प्रोग्राम को हम लोग क्या कहेंगे, सोर्स कोड कहेंगे। राइट, उस प्रोग्राम को हम लोग सोर्स कोड कहेंगे। ठीक है, तो सोर्स कोड जब हम लिखना शुरू करेंगे, दैट मीन्स हम C का प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे, तो कौन से लाइन में कौन सा कोड लिखेंगे, किसके बाद क्या आने वाला है, उस चीज़ को आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ये मैंने बेसिक स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ किया है। आप इसको देखें और समझने की कोशिश करें कि सबसे टॉप लाइन में जो होगा C के जो एडिटर में या C के जो सोर्स कोड में होगा, जो सबसे टॉप में होगा वो क्या होगा, कौन सा सेक्शन कहलाता है, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। वो क्या कहलाता है, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में क्या होता है, प्रोग्राम का जो नेम होगा, प्रोग्राम को डेवलप करने वाला का नेम होगा, इसको हम लोग टॉप में लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड चीज़ें होंगी जिसे हमें अपने यूज़र को दिखाना होगा, वो हम लोग सबसे टॉप लेवल में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बारी आती है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की। ठीक है, उसके बाद जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, अभी क्या होता है मैं एग्जांपल में दिखाऊंगा कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं। बस ये जान लें कि हमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो है ये एक्चुअल जो कंपाइल करता है उसके पहले ये प्री प्रोसेस करता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं डेफिनेशन सेक्शन है। डेफिनेशन सेक्शन क्या होता है, डेफिनेशन सेक्शन में अगर हमें किसी चीज़ को डिफाइन करना हो अपने प्रोग्राम में, तो हम उस सेक्शन में उसको डिफाइन करेंगे। उस डिफाइन करने के लिए हमारे पास कौन सा कीवर्ड यूज़ होगा, डिफाइन कीवर्ड होगा यूज़। ठीक है ना, जिसके थ्रू हम किसी भी वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डेफिनेशन सेक्शन। ओके, उसके बाद बारी आती है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन की। यानी अगर हमें कोई ऐसा वेरिएबल या ऐसा मेथड को हमें डिक्लेयर करना है जो ग्लोबली काम करे, यानी मेन के पहले हमको उसको डिफाइन करना होगा, उसको हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है मेन फंक्शन। एक्चुअली प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, जिस पॉइंट से प्रोग्राम शुरू होता है वो हमारा होता है मेन फंक्शन से। प्रोग्राम जो एक्चुअल शुरू होता है मेन फंक्शन से शुरू होता है, जिसको मैंने कल के एक सैम्पल प्रोग्राम में मैंने दिखाया था कि मेन कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से प्रोग्राम यहाँ से शुरू होता है। अब मेन फंक्शन के अंदर वेरिएबल हो सकते हैं, कीवर्ड्स हैं, ठीक है, मेथड्स हैं, और जो फंक्शंस के बॉडी के जो कोडिंग है वो तमाम चीज़ें कहाँ होंगी, मेन के अंदर होंगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन किया। उसके बाद अगर प्रोग्राम में कोई फंक्शन है, अगर प्रोग्राम में कोई फंक्शन एक्स्ट्रा हम डिफाइन करेंगे तो उसको हम उसके नीचे में फंक्शन डेफिनेशन सेक्शन में हम उसको डालेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इसको हम एक एक एग्जाम्पल दिखा देते हैं सामने में आपको कि क्या दिखाना है। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है तो यहाँ पे मान लीजिए आप अपना जो है प्रोग्राम का नाम, ठीक है, प्रोग्राम नेम, राइट, प्रोग्राम का नाम डालना है अगर हमें, तो हम प्रोग्राम का नाम डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक नया चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ये जो भी चीज़ें हैं इसको हम कहते हैं कमेंट लाइन। राइट, इसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी उसको कंपाइलर जो है इग्नोर कर देगा, दैट मीन्स कंपाइलर उसको कंपाइल नहीं करेगा। अगर हमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बतानी हो जिसे हमें कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है तो उसको हम इस कमेंट सेक्शन के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इसका मैंने एक एग्जांपल आपको दिखाया था, हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। दैट मीन्स एक्चुअल जो प्रोग्राम कंपाइल करना कहाँ से शुरू करता है, मेन फंक्शन से शुरू करता है। ठीक है, लेकिन इसके पहले जो है ये प्री प्रोसेस करता है, दैट मीन्स ये कंपाइलर को बताता है कि इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो क्या करो, इंक्लूड कर दो, ताकि हम जो भी सोर्स प्रोग्राम में लिखेंगे वो उसका यहाँ से यूज़ किया जा सके। ठीक है, मान लीजिए हम प्रिंट एफ लिखते हैं तो प्रिंट एफ कहाँ मेंशन है, प्रिंट एफ stdio.h यानी कि हेडर फाइल के अंदर वो अवेलेबल है। तो जो चीज़ की, जो फंक्शन की, कीवर्ड की हमें ज़रूरत होगी उसको हमें यहाँ इंक्लूड करना होगा। ठीक है, बाद में आप धीरे धीरे सब सीख जाएंगे कि हेडर फाइल्स क्या होते हैं और कौन हेडर फाइल्स में कौन सा कीवर्ड होते हैं, कौन सा फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होगा जिसको हम ऐसे लिखेंगे। उसके बाद डेफिनेशन सेक्शन है। डेफिनेशन सेक्शन में ये हमें जब ज़रूरत पड़ेगी
मान लीजिए हम डिफाइन n 50, यानी इस वेरिएबल में हमने 50 को डाला, असाइन किया, दिस इज कॉल्ड डेफिनेशन सेक्शन, ठीक है। इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब हम इसको करेंगे, हम आगे के प्रोग्राम में इसको बताएंगे कैसे किया जाता है। उसके बाद है ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये जो है ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन, मान लें हम इंट आई लिख दिए, ठीक है, आई इक्वल टू हम यहाँ लिख दिए 15, ओके, और फिर मेन हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है वर्ड मेन। तो ये वाला जो आई जो है ये मेन के अगर पहले कोई भी वेरिएबल रहे, कोई भी मेथड रहे, उसको हम ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन या ग्लोबल डिक्लेरेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये आई जो है पूरे प्रोग्राम के लिए, इसके अंदर जितने भी फंक्शन हो, ठीक है, मेन के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है, अलग फंक्शन जो हम डिफाइन करेंगे उसके अंदर भी यूज़ किया जा सकता है, तो इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन, ओके। उसके बाद मेन फंक्शन आपने जाना, मेन फंक्शन कैसे शुरू किया जाता है, तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा। अभी मैं आपको एक सैम्पल प्रोग्राम लिख के दिखाऊंगा कैसे शुरू करते हैं। फिर जब हम प्रोग्राम में फंक्शन सीखेंगे, फंक्शन को डिफाइन करेंगे, फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, तब हम देखेंगे कि फंक्शन की क्या यूजेज हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम थे। इसमें देखें ये जो है हमारा ये ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शनल है, राइट, ये कंपलसरी है, इसको हमको देना है हैश इंक्लूड, और ये प्रोग्राम पे डिपेंड करेगा कि आपको इसकी ज़रूरत है या नहीं है। उसके बाद ये भी प्रोग्राम पे डिपेंड करेगा आपको ग्लोबल वेरिएबल या ग्लोबल मेथड की ज़रूरत है तब देंगे। तो ये चीज़ है प्रोग्राम पे डिपेंड, ये दोनों चीज़ प्रोग्राम पे डिपेंड है, ये ऑप्शनल है, ये कंपलसरी, और यहाँ से फिर आपका प्रोग्राम शुरू होता है, ये दोनों चीज़ देना है, ठीक है। मेन जो है इसको दिखाना है आपको, राइट। तो बेसिक स्ट्रक्चर पहले आप समझ लें। अब मैं आपको एक सैम्पल प्रोग्राम करके दिखाता हूँ इसकी यूजेस कैसे की जाती है, ओके। एक मैं सैम्पल प्रोग्राम दिखाता हूँ आपको। हम प्रोग्राम लिखते हैं, शुरू करते हैं यहाँ से हैश इंक्लूड stdio.h, दैट इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। stdio क्या होता है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल्स, यानी इस हेडर फाइल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं आप बुक में भी देख सकते हैं, आप किसी और सोर्स के माध्यम से देख सकते हैं। हेडर फाइल में इस स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या कीवर्ड है, ठीक है। उसके बाद हम शुरू करते हैं वर्ड मेन। देखिए मेन लिखने का जो तरीका है, वर्ड मेन भी लिख सकते हैं और इंट मेन भी लिखेंगे, लेकिन ध्यान रहे जब इंट मेन लिखते हैं तो लास्ट में हमें रिटर्न 0 लिखना पड़ता है। अब रिटर्न 0 क्यों लिखते हैं? चूँकि रिटर्न 0 अगर नहीं लिखेंगे तो जो आउटपुट आएगा हमारा जो वो गार्बेज आ सकता है, इसलिए हम रिटर्न 0 देते हैं ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम को जो वैल्यू रिटर्न किया जा रहा है वो 0 हो, ठीक है। तो हम देख लिए वर्ड मेन में हम वर्ड मेन भी लिख सकते हैं, इंट मेन भी लिख सकते हैं, ठीक है। इंट मेन जब भी लिखेंगे हम रिटर्न 0 करेंगे, ठीक है, और वर्ड में लिखेंगे, वर्ड का मतलब होता है एम्प्टी, दैट मीन्स नल, नथिंग, कुछ भी नहीं। वर्ड का मतलब ही तो है 0 या एम्प्टी, खाली। तो वर्ड मेन जब लिखेंगे तो हमें 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब भी हम इंट मेन लिखेंगे हमें प्रोग्राम के लास्ट में रिटर्न 0 लिखना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं वर्ड मेन। अब यहाँ पे हम सिंपल एक लाइन को प्रिंट करते हैं, प्रिंट एफ हेलो। हम यहाँ पे आपको हेलो वर्ल्ड लिखें या हेलो जो भी आप कंटेंट लिखना चाहते हैं। सिंपल हमने यहाँ पे एक लाइन लिखा। ये जो प्रिंट एफ है, अब आप समझ सकते हैं प्रिंट एफ कहाँ अवेलेबल है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हेलो वर्ल्ड हम यहाँ लिखें। अब इसको हमको, ये हमारा क्या कहलाया, ये हमारा सोर्स कोड कहलाया। क्या कहलाया? सोर्स कोड कहलाया, राइट। इस सोर्स कोड को लिखने के बाद हमारा पहला स्टेप क्या होता है, हम किसी भी एडिटर को ओपन करेंगे, या सी का एडिटर को ओपन करें या कोई भी टेक्स्ट एडिटर को ओपन करेंगे और वहाँ पे कोड लिखेंगे। अगर हम सी एडिटर के अलावा दूसरे एडिटर में हम कोडिंग कर रहे हैं, सोर्स लिख रहे हैं, तो हमें उस फाइल को सेव करना होगा .c से, ठीक है। बाद में जब कंपाइल करेंगे तो हम उस फाइल को ओपन करेंगे। अगर हम सी एडिटर में लिख रहे हैं तो हम डायरेक्टली यहाँ से कंपाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखें। उसके बाद पहला स्टेप हमारा सोर्स कोड। तो अब हम देखते हैं हमारा दूसरा स्टेप क्या है। दूसरा स्टेप जो हम इसको कंपाइल करेंगे, राइट। कंपाइल करने के लिए हमारे पास अगर ऑल्ट प्लस F9 प्रेस कर रहे हैं तो कंपाइल होगा। फिर हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा, अगर प्रोग्राम को रन करना है तो ऑल्ट F5 करेंगे, ठीक है। तो इस सबसे बचने के लिए आप डायरेक्टली CTRL प्लस F9 भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, कंट्रोल प्लस F9 से क्या होगा, आपका प्रोग्राम कंपाइल एंड रन दोनों हो जाएगा। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा C है, कौन सा C++ एडिटर है, ठीक है। तो अलग अलग जो कंपाइलर है उसमें ये थोड़ा डिफरेंस कर सकता है रन करने का जो शॉर्टकट की है, ओके। तो मैं जिस C एडिटर से मैं प्रोग्राम करके जो मैं आपको बताऊंगा वो मैं इसी को यूज़ करता हूँ, कंट्रोल प्लस F9, ठीक है। तो ये हमारा 10 स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप में कोड को लिखना, सोर्स कोड को लिखना किसी भी एडिटर में, या सी के एडिटर में या C++ के एडिटर में, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या होगा, सोर्स कोड को कंपाइल करना।
और थर्ड में क्या हो जाएगा, उसको रन करना। अब एक सवाल यहाँ पे हम कंपाइल क्यों करते हैं, क्योंकि आपको मैं बताया था शुरू में, जब मेरा पहला लेक्चर या दूसरा लेक्चर जब मैं अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि कंप्यूटर लैंग्वेज के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। उसमें मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज की बात आई थी। तो मशीन लैंग्वेज में किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि मशीन लैंग्वेज में जो कोडिंग यूज़ होता है वो 0 और 1 ही होता है, जिसको मशीन जो है ईजिली अंडरस्टैंड कर सकती है। लेकिन सी या हाई लेवल लैंग्वेज या दूसरे लैंग्वेजेस, ये होता है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल जो लैंग्वेज होता है उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये मशीन लैंग्वेज नहीं होता, इसमें 0 1 की नहीं होती। तो क्या होता है, इस लैंग्वेज को, इसमें जो कोडिंग लिखा हुआ है इसको हमें कंपाइल करके, दैट मीन्स इसको हमको ट्रांसलेट करना पड़ता है कि इसमें मशीन कोड में, दैट मीन्स 0 और 1 में। तो इसीलिए सी का जो अपना कंपाइलर होता है, अब कंपाइलर का काम क्या होता है, प्रोग्राम को स्कैन करती है। स्कैन करके पहला जॉब जो होता है, इसको एरर डिटेक्ट करती है और एरर के साथ इसको रिपोर्ट भी करती है। दूसरा क्या होता है, ये सारे कोड को कन्वर्ट करके मशीन कोड में बदल देती है, जो हमें मशीन के अंदर आउटपुट कैलकुलेट करके हमें आउटपुट देती है। तो ये कंपाइलर का जॉब और कंपाइलर का फंक्शन हो जाता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है इसमें, सबसे पहले आप टर्बो सी या C++ जो है उसको आप इंस्टॉल कर लें। इजीली, बहुत इजी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आप एडिटर खोलें। एडिटर खोलने के बाद पहला प्रोग्राम आप यही वाला करें, इसी को आप टाइप करें। टाइप करने के बाद आप कंपाइल करें और रन करें, आप देखिए इसका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आपने देखा कि सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, टॉप लेवल में क्या, फिर उसके बाद क्या, उसके बाद क्या होता है, ये आपने 1 बाय 1 करके देखा। उसके बाद मैंने आपको एक सैम्पल प्रोग्राम दिखाया। सैम्पल प्रोग्राम के थ्रू आपने जाना कि स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले आपको सोर्स कोड लिखना है। सोर्स कोड लिखने के बाद आपको कंपाइल करना है, उसके बाद रन करना है। ठीक है, मैं समझता हूँ आपको प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप हमें बताएं, जो भी डाउट हमें बताएं, मैं उसको फिर से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम।